अच्छी बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस्लामाबाद से, जहां अमेरिका ईरान के बीच पीस डील को लेकर बातचीत चल रही है। 2 फेज में बातचीत। पहले फेज में पाकिस्तान मीडिएट कर रहा, यह सफल रहता है तो दूसरे फेज में आमने सामने की बातचीत हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच ईरान ने यह भी कह दिया कि वो बात तो कर रहे, लेकिन अमेरिका भरोसे लायक नहीं, क्योंकि वो बार बार भरोसे को तोड़ता रहा है। उधर ट्रंप ने कहा है कि ईरान नहीं माना तो ना भूलने वाली कीमत चुकाएगा। लश्कर का आतंकी तो इसे पहलगाम से जोड़कर देख रहा और कह रहा कि एक दिन शहीदों का खून रंग दिखाएगा। वहीं पाकिस्तान के बड़े पत्रकार एशियन टाइगर बनने का सपना देख रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखें, फिर डिबेट करें। पाकिस्तान जिसकी पहचान टेरर स्टेट की है, वो शांति समझौता करवा रहा। शहबाज मुनीर चौड़े होकर घूम रहे। शहबाज ने ईरानी डेलीगेशन और फिर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की। गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। शहबाज और मुनीर दोनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में व्यस्त हैं। पूरे भले ना हो, लेकिन देखने में हर्ज क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि जहां खुद पीस मेंटेन नहीं रहता, वो पीस टॉक करवा रहा। मजे की बात तो ये भी है कि मिडिल ईस्ट में सीज फायर के नाम पर अपनी गाल बजाने में मस्त मुनीर शहबाज की तरफदारी में जुटा भी कौन है? मोस्ट वांटेड आतंकियों की फौज। भाषा सुनिए, जिस अमेरिका के टुकड़ों की तरफ नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, उसकी हैसियत खुद से नाप रहे। दुनिया जिसे आतंकी बोलती हो, जिसके डेजिग्नेशन में आतंकी लिखा हो, उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी तारीफों के पुल बंधवा रहे। दूसरा वाला नमूना तो इससे भी एक कदम आगे निकला। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी लगता है इसका जी नहीं भरा। इतनी मार पड़ने के बाद भी सुनिए कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा। अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर लाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, अच्छी बात है। युद्ध अगर शांति में बदलता है तो दुनिया के हित में है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मंशा को लेकर सवाल है, और इरादों के तो क्या ही कहने। खाने को जिस मुल्क में पूरी थाली दाने नहीं नसीब, वो एशियन टाइगर बनने का सपना देख रहा। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के बहाने कश्मीर का राग अलाप रहा। शेखी बघारने वालों के लिए तस्वीरें उनकी हैसियत दिखाती हैं। जब अमेरिकी प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए पाकिस्तान को फाइटर जेट्स लगाने पड़े, मतलब अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा जरूर, लेकिन भरोसा रत्ती भर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी बातचीत से पहले ही कह दिया कि उनके लिए अमेरिका भरोसे के लायक नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान जो सपना सजो कर बैठा है, वो सच होगा या फिर फसाना बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अब मेरी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। दीपक वोरा जी, पूर्व डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर नदीम पाकिस्तान से जुड़ेंगे। वजिया सईद जी हमारे साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। इनके अलावा पूर्णिमा नाथ जी, जो कि पॉलिटिकल रिसर्चर हैं, जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं। मारिया इकबाल पाकिस्तान से जुड़ेंगी, और उमैर अनस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि तुर्की से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक वोरा सर, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टाइज है इन मामलों की। जो अभी तक अपडेट्स आए हैं, बातचीत से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात, ईरानी डेलीगेशन की, अमेरिका डेलीगेशन की भी, और उसमें यह कहा गया है कि भाई ये अमेरिका भरोसे लायक नहीं है। अब बातचीत तो हम कर रहे हैं, पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। आपको सर क्या स्टेटस लग रहा है, क्या रिजल्ट आता दिख रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा है कि मेरी जानकारी इस एरिया में नहीं है, ये बाकी आपके विशेष मेहमान हैं, मिलाकर उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बातचीत जो भी हम करेंगे, लेट्स कीप इट अ सिविलाइज्ड डिबेट। तूने ये किया, हमने ये किया, वो किया, जस्ट लीव इट आउट। वो अमेरिका और ईरान को आपस में करने दीजिए, हमें करने की जरूरत नहीं है। सर बेसिकली जो आपने भी जिक्र किया था कि भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, चाणक्य ने एक ही चीज कही थी, जब दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो परिवारों के बीच किसी प्रकार की बातचीत होती है, अगर भरोसा नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं होती। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर आप ये देख रहे हैं कि ये मिल रहे हैं एक जगह पे, एक दूसरे देश में, भले ही उस देश की क्या छवि, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर शैतान भी जगह दे देगा उनको कि आइए जन्नत में आइए, तो यहाँ पे बातचीत करिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर वहां पे शांति आ जाए, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। बट द रियलिटी है
कि ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो धमकी दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर, कि अगर नहीं मेरी बात मानोगे तो मैं ठोकूंगा। ईरान की तरफ से आ रहा है अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा। तो ये चीजें जब होती हैं, आप बाहर से प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, और जो बातचीत हो रही है सर, ये आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। ये जो बातचीत हो रही है वो एक कमरे में बैठे हैं, जिसको प्रॉक्सिमिटी टॉक्स कहते हैं। ये मैंने किया 3 बार अपने करियर में। तो एक मेरे को कागज देता है, उसको जाके बोल मैं ठोकूंगा, वो कागज मैं उसको जाके देता हूं, भाई देख वो कह रहा है मैं ठोकूंगा, ये कहता है और उसको बोल ठोकने की कोशिश कर, मैं उसको ठोकूंगा। तो ये शुरू में ये चलता है, फिर लगता है हल्के हल्के कभी थोड़ी नरमी आ जाती। इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये मेरा तजुर्बा है, मेरी एनालिसिस है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा। एक डॉक्यूमेंट रिलीज होगा, एक शायद कॉमन स्टेटमेंट, जिसमें हमने एक दूसरे की बात सुनी है और हम अग्री कर गए कि हम बातचीत जारी रखेंगे। दैट्स इट, नथिंग मोर। यानी एक नई तारीख। सर एक चीज और फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा। कुछ तस्वीरें हैं। एक खबर आई कि संभवतः लेबनान में सीज फायर पर सहमति बनी, ईरान के जो एसेट्स हैं उसे बहाल करने पर भी सहमति बन रही है। एक तो ये चीज। दूसरी बात है, कुछ तस्वीरें सामने आई, हम उन्हें स्क्रीन पर डाल भी देंगे बाद में, कि जो मुनीर हैं मिल रहे हैं वो अमेरिकन डेलीगेशन से मिल रहे हैं, तब तो सूट बूट में मिल रहे हैं, और जो ईरान का डेलीगेशन आया उससे वो अपनी आर्मी की वर्दी में मिल रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि दरअसल ये परफेक्ट ब्रोकर की इमेज है। ये चर्चा चल रही है, ये सोशल मीडिया पर, ये मेरी, तो आप इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो इन 2 बातों पर। सर इतना ही कहूंगा, बहरूपिया की तरह बिहेव कर रहे हैं। कोई परफेक्ट चीज नहीं है इसके बारे में। किसी को सूट पहन के मिली, आपका व्यक्तित्व तो नहीं मिट जाता। सर इस समय मैंने जैकेट पहनी हुई है, नॉर्मली मैं मोदी जैकेट पहनता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी भारतीयता कम हो गई है अगर मैंने भारतीय कपड़े नहीं पहने। दिस डजंट मीन एनीथिंग। जो आपने लेबनान की बात करी है, लेबनान में सर इजराइल की समस्या लेबनान की सरकार के साथ नहीं है, इजराइल की समस्या हिजबुल्लाह के साथ है। और ईरान जो ये कह रहा है कि पहले हिजबुल्लाह को ठोकना बंद करो, भाई तेरे दामाद हैं, तेरे चाचे हैं, तेरे भतीजे हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सारी दुनिया उसको आतंकी संगठन कहती है, कई सालों से वो इजराइल को तंग कर रहा है। अगर एक आतंकी संगठन को इजराइल ठोक रहा है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? और फाइनली बता देता हूं सर कि आप खुद अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करिए। अभी कुछ ही दिन पहले लेबनान की सरकार ने बोला था ईरान के राजदूत से, निकल जाओ, हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। उसने कहा आप कौन होते हो मुझे निकालने वाले? जब तक हिजबुल्लाह नहीं बोलेगा जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरी डिप्लोमेटिक करियर में मैंने कभी नहीं देखा होस्ट कंट्री कहती है गो, राजदूत कहता है बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आप कौन होते हो कुछ कहने वाले। जब तक इजराइल हिजबुल्लाह की बात नहीं, इसकी अग्रीमेंट कुछ नहीं होगा। जी उमैर अनस जी, ईरान के दिमाग में क्या चल रहा होगा? भरोसा भी नहीं करते फिर भी बातचीत के लिए पहुंचे हैं, गालिबाफ पहुंचे हैं। क्या ये सिर्फ एक नैरेटिव वॉर है, नैरेटिव के लिए? क्योंकि विमान पहुंचे, विमान का खास नाम, बच्चों की वो सारी तस्वीरें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन भरोसा नहीं है, बातचीत हो रही है, तो कुछ तो होगा जहां पर जाकर हम बातचीत करेंगे कि चलो ये हमें भी एग्जिट का रूट मिल रहा है। देखिए, ईरान इस वक्त मौत के मुंह से बाहर निकल करके आ रहा है। जो जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका ने उसके ऊपर मुसल्लत की थी वो बहुत ही मुश्किल थी, और ईरान एक बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रेटजी के जरिए इसको, जो इजरायली प्लान था कि वो 1 हफ्ते के अंदर सारा गेम खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियर एसेट्स चुरा कर भाग लेंगे, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ। और किसी भी स्ट्रेटजी की वजह से वो कामयाब हुए हैं और उसको इस 40 दिन तक खींचा है, और शायद वो 2-4 महीने और भी इसको खींच सकते हैं। तो जितने ज्यादा लंबी जंग खींचेगी अमेरिका का और इजराइल का, उतना नुकसान होगा। इंटरनेशनल लेवल पर वो आइसोलेट होंगे। ये पूरा कैलकुलेशन ईरान के दिमाग में है। इस कमजोरी को उन्होंने ठीक से भुनाने की कोशिश करी है, और एक प्रेशर बिल्डअप हो गया है। और जो डोमेस्टिक फ्रंट पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो प्रेशर बना है वो एक अलग चीज है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जेडी वहां से डायरेक्टली नहीं, मैंने ये उमेर भाई सवाल इसलिए पूछा कि इधर जेडी में पहुंच रहे हैं, उधर ट्रंप कह रहे हैं कि नो न्यूक्लियर वेपन, नो हॉर्मुज टोल टैक्स, और अगर नहीं माने तो हम ना भूलने वाली कीमत चुकाएंगे, तो चुकाना पड़ेगा ईरान को। तो ईरान की अपनी एक पॉइंट तो तैयार होगा। आपको क्या लगता है कहां जाकर ईरान मान जाएगा कि नहीं ठीक है, इतना हमको मिल गया, ये ठीक है? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली ये कह सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और यहाँ पर सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं इंडिया के, वोहरा साहब। ये जो डील होने जा रही है, उन्होंने भी यही कहा है कि अब ये जो इसका खात्मा होगा वो शायद JCPOA जो 2015 वाला मॉडल है उसी का दूसरा वर्जन होगा, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत ज्यादा दूसरे मॉडल नहीं है। तो वो ये कोशिश करेंगे कि उसी में कुछ 1-2 पॉइंट आगे बढ़ा करके कर लें।
ईरान इस मामले में शायद ईमानदार हो सकता है कि वो इस यूरेनियम के जरिए हथियार नहीं चाहता है, तो वो अमेरिका को पूरा एक्सेस दे देगा कि ठीक है भाई, आप हमारी निगरानी कर लीजिए, आप डायरेक्टली आ जाइए, आप हमसे यूरेनियम लेने के बजाय आप अपने सारे जो ऑब्जर्वर्स है वो हमारे देश में भेज करके देखते रहिए, हम हथियार नहीं बनाएंगे। अगर ये गारंटी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा अच्छे तरह से मिल जाए तो ट्रंप ये कहेंगे अपने जनता को कि देखिए हम जीत गए और हमारे ऑब्जर्वर वहां चले जाएंगे, तो वो एक कामयाब डील अपने आप को बना करके निकल ठीक है, मैं पाकिस्तान के मेहमान के पास जाऊं उससे पहले पूर्णिमा नाथ जी, आपको लगता है जो उमैर अनस ने बातचीत कही कि धमकी देने के पीछे ट्रंप की भी साख दांव पर है और जेडी वेंस को भेजकर, यह बात तो साफ है क्योंकि बीच में बहुत सारी खबरें आई कि जेडी वेंस जाएंगे नहीं जाएंगे, सीक्रेट सर्विस से क्लियरेंस नहीं मिल रही है, बहुत सारी बातें आई, लेकिन भेजना यह बताता है कि किसी न किसी तरीके से एक एग्जिट रूट तो चाहिए ट्रंप को। तो जो उमैर अनस कह रहे हैं, क्या वो एग्जिट रूट होगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बातचीत की जगह कहाँ पे है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे? ईरान के साथ में है। ये वॉशिंगटन में नहीं हो रही है, अमेरिका में नहीं हो रही है। अच्छा, जा कौन रहा है? हमारी वाइस प्रेसिडेंट जा रही है, जेडी वांस जा रही है, जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो विनिंग साइड है वो क्या 17-20 घंटा का फ्लाइट लेके दूसरे जगह में जाके, दूसरे कंट्री में जाके, कोई किसी और के शर्त में जाके वहां पे बैठ के फिर बोलेंगे कि हाँ वर्केबल है? यहाँ पे ये साफ साफ है, बेसिकली अमेरिका हैज लॉस्ट दिस वॉर, प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज नो कार्ड्स टू प्ले, एंड जेडी वांस को इसीलिए भेजा गया है बिकॉज ईरान ने स्पेसिफिकली जेडी वांस का नाम लिया है, क्योंकि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये दोनों बिजनेसमैन, एक तो दामाद है, एक तो फैमिली मेंबर है, और दूसरा फ्रेंड है। दे आर नॉट कैबिनेट मेंबर, दे आर नॉट मिनिस्टर्स, दे आर नॉट इलेक्टेड मेंबर्स, कोई नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की बेसिकली फैमिली मेंबर मान लो दोनों ही। इनकी ऐसी सिचुएशन है कि वो डिसेप्टिव गेम खेले हुए पहले कि इनके ऊपर कोई ट्रस्ट था ही नहीं, इसीलिए ईरान की तरफ से जेडी वांस का नाम लिया गया, क्योंकि जेडी वांस एक शख्स था कि पहले वो ईरान के युद्ध के लिए राजी नहीं थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये भी बताया था कि अगर आप जा रहे हो तो आपको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, he is in a tough situation today. The reason Vice President JD Vance is there is because Iran asked for him. And they went, America went to Pakistan. आप सोचिए अमेरिका का हाल कहाँ पे है आज, जो यहाँ पे रोज चिल्ला रहे, बयानबाजी कर रहे कि आपके सभ्यता खत्म कर देंगे, आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। आज जाके हमें वहां पे माथा नस्त करना पड़ रहा है। That's our situation and I'm ashamed that he is my President Trump is my president and I'm ashamed that नहीं, ये बात आपने पूर्णिमा जी बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि पहले खबरें थी कि सीक्रेट सर्विस की क्लियरेंस नहीं मिल रही है, जेडी वेंस नहीं जाएंगे, सिर्फ जो है विटकॉफ या कुशनर ये लोग जा सकते हैं, लेकिन जेडी वेंस का पहुंचना ईरान की ये शर्त रही होगी। अब मेजर नदीम, बहुत सारी बातें आ गई, आपके एक बड़े पत्रकार हैं सो कॉल्ड, वो कह रहे हैं अभी से डॉलर और एशियन टाइगर बनने का सपना देख रहे हैं। अरे कुछ नतीजा तो निकले। दूसरी बात है कि लश्कर का एक आतंकी कह रहा है कि देखो पहलगाम के शहीदों का खून रंग लाया, माशाअल्लाह हम यहां तक पहुंचे और माशाअल्लाह फिर हम आगे भी पहुंचेंगे। क्या है ये? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। मेजर नदीम भूल जाते हैं, इतनी आत्ममुग्धता मत होइए। आप सही कह रहे हैं कि भूल जाता हूँ, सुबह से लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चल रहे हैं पांडे भाई, तो अभी तो आंखें और मुंह भी धो गया है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो बातें लोग करते हैं ना, कि किसी भी जहाँ पे बेगुनाहों का कत्ल हुआ होता है और इस तरह की बातें हैं या कोई, तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई इनको कंडेम करना चाहिए और इनको कोई वक़्त पर वैल्यू नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने इंडिया को मामू बना दिया है, तो आप लोग मामू बन गए हैं, तो हमने इंडिया को अभी जो है इस पूरे गेम से जो है इंडिया बाहर है। और अगर पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक आप समझ लें कि पिवटल रोल अदा कर रहा है, ग्लोबल स्टेज पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात मैं बता दूं कि जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने कहा कि जी वो तो बहुत नाउमीद है, तो इनकी तो सोच से ही लगता है कि ये अपनी जिंदगी से भी नाउमीद है। लेकिन मैं समझता हूं कि मेजर नदीम, मैं नहीं आता इतनी जल्दी बीच में,
मैं नहीं चाह रहा हूं कि आज बहुत टीका टिप्पणी करूं, लेकिन आपसे कुछ पूछा, आपने मामू इंडिया का बना दिया। भाई आपका मामू बना हुआ है, इंडिया कभी इस गेम में था ही नहीं। एम्बेसडर सर, इंडिया कभी इस गेम में नहीं था, हम कभी ब्रोकरेज वाली गेम में नहीं थे। आप कहेंगे मेजर नदीम, मैं 10 बार इस टॉपिक पर डिबेट में फैक्ट के साथ रख चुका हूं, हम कभी इस गेम में नहीं थे मेजर नदीम। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है दीपक बोहरा सर। मैं कर्नल दिनेश नायक आता हूं, लेकिन एक कमेंट चूंकि इन्होंने पर्सनल टिप्पणी कर दी, दीपक बोहरा सर, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है इनका, और फ्रस्ट्रेशन इसलिए आने ही नहीं दिया हमने। नहीं सर, हम थे ही नहीं, और कहेंगे दोबारा रिपीट कर दूंगा क्यों। एक दीपक बोहरा सर का कमेंट हो जाए सर, एक दीपक बोहरा सर का कमेंट हो जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूं सर, मैंने शुरू में भी कहा था इसको सिविलाइज डिबेट रखिए। ये हर चीज को भारत के प्रिज्म से देखते हैं, हम लोग मध्यस्थता में बिलीव नहीं करते, और ये मध्यस्थता नहीं हो रही है, तो सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक चिट्ठी ले गए, फिर उनका जवाब लेगा। ये कहना कि बड़ी बात होगी, ओ जी हमने भारत को हरा दिया, आप ये क्यों कर रहे हैं? जो भी आपने जगह दी है, आप शांति के लिए कर रहे हैं या भारत को हराने के लिए कर रहे हैं? यू आर टोटली कंफ्यूज। और मेजर नदीम साहब, एक मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी उम्र 75 साल की है, जब इस तरह की आलोचना आप किसी के ऊपर करते हैं, एक उंगली करते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं सर। ये शायद आपके घर में आपको बताया नहीं होगा। आप आलोचना किसी की करते हैं, वो उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताता दुनिया को, वो दुनिया को आपके बारे में बताता है। नहीं, और मैं मेजर नदीम अपनी बात पूरी करिएगा। कर्नल दिनेश ने, मैंने सिंपल सी एक बात पूछी थी, पाकिस्तान के लिए ब्रोकरेज के ही माध्यम से एक दिन तो है, और उस दिन को वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, करें, लॉकडाउन लगाकर सेलिब्रेट करें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कभी इस गेम में नहीं थे। लेकिन मैंने सवाल पूछा कि आपका एक सोकॉल्ड बड़ा पत्रकार हामिद मीर, जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्री पर काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि एशियन टाइगर बन जाएंगे। इनका एक आतंकी पाला हुआ वो ये कह रहा है कि देखो पहलगाम के शहीदों का खून रंग लाया। गलत बात, क्या है, शर्मनाक बात है जो भी ये कह रहा है, और ये पीस बहुत टॉक करा शर्मनाक रहे तो शर्म करिए ना मेजर नदीम, शर्म करिए। बॉम्बे अटैक को ये बोलती, ये नहीं मान, बेगुनाहों का कत्ल हो, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि उसको आप उसको इस तरह की बातें करें? नहीं, आप ही के पाले हुए हैं मेजर नदीम, ये लोग आप ही के पाले हुए हैं, यहाँ हिंदुस्तान से नहीं। तो रुक जाइए, कर्नल दिनेश नायक की बात आ जाए, फिर आगे बढ़ता हूं। चलो देखिए राकेश, इनका ये पुराना धंधा है, ये मीडियोकर का काम करने का, फेलिसिटेट करने का। 1971 में मैंने एक जगह और बताया था इनको, नदीम को, 1971 में हेनरी किसिंजर के साथ में चाइना वालों को मिलवाया। उसके बाद जब रशिया जाने वाला था तो जिनेवा अकॉर्ड उसके अंदर बिना मतलब के अंदर घुसे हुए थे, को बाहर खड़ा कर दिया, बाद में इनको पार्टीजन हो गया। तीसरा, अफगानिस्तान से जब जा रहा था अमेरिका, तो दोहा के अंदर कभी चाइना, कभी रशिया, कभी कहीं पीठ के पीछे अमेरिका को धोखा, क्योंकि खुद के घर के अंदर जो हक्कानी ग्रुप जो है वो तैयार कर रखा था कि जैसे अमेरिका जाएगा तुम जाके अफगानिस्तान ले लेना, वहां पे भी जूते पड़े। अब लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, और इनका जो चेहरा है वो यूएई को भी नजर आ गया, सऊदी अरब को भी नजर आ रहा है, अमेरिका को भी नजर आ रहा है। ईरान ने तो पहले ही बोल दिया कि आप हथियार भेज रहे थे विद्रोहियों के पास, पिछली बार 12 दिन के युद्ध में आपने अपने एयर स्पेस दिया B-2B बॉम्बर्स को। तो ये किस बात पे खुश हो रहे हैं? मतलब इनको अहमकाना बातें हैं राकेश, कि अहमक ऐसी बातें करते हैं कि दो सोचते हैं दूसरे पागल हैं, दूसरे पागल नहीं है। और रही बात तीसरा अमेरिका का, अमेरिका दे रहा है इनको ऑर्डर, ये करो, उनको बोलते हैं खड़े हो जाओ, तो शहबाज शरीफ खड़े हो जाता है। देखा नहीं था आपने क्या उसमें गल्फ कंट्री के अंदर जब वो मीटिंग हुई थी, बैठ जाओ तो बैठ जाता है, तो बोला जाओ उस कमरे में और उनको बताओ ये करके, वो अपनी बात बनाने के लिए ईरान के साथ झूठ मूठ की अपनी बाज तो आते नहीं, अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। तो नदीम, मैं कंप्लीट कर लूं यार, अभी मैंने आपका नाम लिया ही नहीं है। नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपने मोदी साहब को देखा है? नदीम, अभी आपका नाम लिया ही नहीं मैंने, उसका कद नहीं है तो अब ठीक है, चलिए मैं जरा वजिया सईद के पास जाता हूं, जुड़ गई है बीच में, उनका नेटवर्क चला गया था। मैं आता हूं कर्नल दिनेश नायक। और मेजर नदीम सुनिए भाई, आज प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत नहीं हो रही है, आज अपनी बातचीत कर लीजिए भाई। मैं लगातार पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि पाकिस्तान के एक आधी मेहमान ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर पा रहे हैं, इसमें भी आप घुमा रहे हैं। भाई हम कहीं इस गेम में नहीं है, ना शुरू में थे, ना आज है, ना कल होंगे, ये भी तय है। वजिया सईद ये बताते हुए कि एक बड़ी खबर यह है रॉयटर्स के हवाले से कि अमेरिका ने कतर और अन्य विदेशी बैंकों में जो ईरान की संपत्तियां फ्रीज थी उन्हें बहाल करने पर सहमति जता दी है। तो ये एक इरादा बढ़िया माना जा रहा है, एक संकेत माना जा रहा है,
और इसके जरिए कुछ हो सकता है कि आगे बातचीत किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े। लेकिन वजिया सईद, आपसे पहले मैंने मेजर नदीम से एक सवाल पूछा था और सवाल यह पूछा था कि पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है। हामिद मीर कह रहे हैं कि हम एशियन टाइगर बन जाएंगे, चलो ठीक है, हालांकि वो एशियन टाइगर बनने के पीछे डॉलर बहुत आएगा, इसका वो तर्क दे रहे हैं। एक आपके मुल्क का पाला हुआ एक आतंकी लश्कर का वो ये कह रहा है कि पहलगाम के शहीदों का खून रंग लाया। तो सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान के दिमाग में शांति वार्ता तो ठीक है, आपने मीडिएट किया, बीच में आप ही थे, आप ही को करना था, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए राकेश, पाकिस्तान के दिमाग में ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन अमान कायम करना है। हर रियासत, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, हर एक के अपने अपने मफादात होते हैं और तमाम मुल्क अपने मफाद के लिए काम करते हैं। कई दफा आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और जो दीपक साहब है वो बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह से, मेरा ख्याल है जब मैं पैदा नहीं हुई होंगी वो तब से जो है वो अपनी फील्ड के मास्टर है माशाल्लाह। तो आई थिंक ये जो लोग होते हैं ना, जो हुकूमत चला रहे होते हैं, देखिए मैं और आप स्टूडियो में बैठकर तो बातें कर सकते हैं, लेकिन जो लोग दुनिया का निजाम चला रहे हैं वो दूसरे लोग हैं, उनकी एक अलग सोच होती है। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम सिटिंग हियर इन इस्लामाबाद, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान इसको अपने लिए एक एहसास भी समझता है। देखिए, अगर आपने किसी मुल्क के दरमियान दो बड़े मुल्कों के बीच जंग रुकवा दी, मुआशी हालात जो पूरी दुनिया के बड़े खतरनाक हुए थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल जाती है, ईरान के ऊपर से कुछ पाबंदियां उठती हैं, इवन अमेरिका को फेस सेविंग मिलता है वापसी का, और गल्फ कंट्रीज में जहां पर पाकिस्तान के भी मफादात हैं, भारत के भी मफादात हैं, मतलब आप देखिए कि वहां पर भी अमन कायम होता है, तिजारत बढ़ती है। तो हमें ज्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि हम सब लोग जंगों की तरफ जाने के बजाय अपनी अपनी इकोनॉमिक पावर को डेवलप करें। पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। हमने खुद को, ठीक है, हमने एटमी कुव्वत बना लिया, हमारी फौज है, हमारा सब कुछ है, लेकिन हमने अभी अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप करना है इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली। वजिया, एक बात से मैं आपकी एक बात से मैं सहमत हूं वजिया सईद। मैं आता हूं दीपक सर, एक मिनट दीजिए। वजिया सईद, आपकी एक बात से सहमत हूं। देखिए, जंगें कभी समाधान नहीं होती और एंड ऑफ द डे आपको चाहे समझौता करना हो, चाहे सरेंडर करना हो, वो टेबल पर तो आना ही आना पड़ता है। वो चाहे 71 में हुआ हो या कभी हुआ हो, किसी भी जंग की मैं बातचीत कर लूं, वो छोड़ दीजिए, मैं उधर जाना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने एक बात कही कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो अमेरिका, ईरान, इनमें गधा कौन है? दोनों एक दूसरे को मेरा ख्याल में ये कर रहे हैं। देखिए, दोनों का ये कहना है, ट्रंप साहब ने उस दिन कहा था 7 अप्रैल को कि मैं पूरी तहजीब खत्म कर दूं, और मैं आपको बता दूं कि वॉल स्ट्रीट में, आप सब लोग माशाल्लाह जानते हैं, वहां पर एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रंप लंबी लंबी बड़कें छोड़ता है और फिर भाग जाता है, और ये बात आज से नहीं है, ये उसके पिछले टेन्योर से कही जा रही है, 2017-18 से। तो ट्रंप ने वही किया। 7 अप्रैल को तहजीब मिटाने चला था, 8 को जंगबंदी होगी, सीज फायर हो गया। तो दूसरी तरफ ईरान आके कहता है कि हमें अमेरिका पे एतबार नहीं, तो ईरान की बातें तो बिल्कुल सच है। अच्छा वजिया जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, दीपक सर को कहीं जाना भी है तो मैं एक टिप्पणी जरूर उनसे पहले लेना चाहूंगा। दीपक सर, मैंने पूछा वजिया सईद से कि गधा कौन है, चूंकि उन्होंने टिप्पणी किया, आप अपने हिसाब से इसका कोई रिप्लाई दे सकते हैं, हालांकि बहुत कुछ वजिया सईद ने तो कह दिया। दूसरी बात है कि आपके हिसाब से पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है? डॉलर वाला खेल चल रहा है? उनके एक पत्रकार, इसके सारे एशियन टाइगर बनने की बात, लश्कर के एक आतंकी का मैंने जिक्र अलग से कर दिया। सर, ये एशियन टाइगर, मैं तो उस एरिया में था जब ये बातचीत चली थी, वो मैं अलग से कभी बात करेंगे कि एशियन टाइगर बनने के लिए आपको क्या चाहिए। भिखमंगा टाइगर नहीं बन सकता सर। टाइगर तो अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है, तो जो भिखारी होता है वो टाइगर नहीं बनता। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, मत देखिए। दूसरा जो इन्होंने जिक्र किया है कि गधे को बाप बनाना पड़ता है, अब सर गधे बेचता कौन सा देश था, ये भी आप सोच लीजिएगा। और फिर अगर गधे को बाप बनाना पड़ता है, आई डोंट नो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बीच में रखना चाहती हैं दोनों की क्रिटिसिज्म? ये बड़ा आसान होता है। मेरा अपना मानना है, दिस इज माई असेसमेंट, कि जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसका अगर कोई डॉक्यूमेंट आया वो यही होगा कि हमने ये समझौता किया है कि हम फिर मिलेंगे, वी विल टॉक अबाउट टॉक्स। ये बाकी रॉयटर्स की कहानियां आती हैं, ये सब प्लांटेड स्टोरीज होती हैं। अमेरिका ने कहा इतने पैसे दे दूंगा, उतने पैसे वापस कर दूंगा। ईरान कहता है मेरा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, अमेरिका ने जितने बॉम्ब फेंके हैं, तो फिर पैसे क्यों मांग रहे हो? फिर टोल टैक्स क्यों लगा रहे हो हॉर्मुज़ में? वो भी गैर कानूनी है। तो सबसे पहले मौत ऐसी सिचुएशन में सच्चाई की होती है, सिपाही तो बाद में मरते हैं। तो मेरी अपनी फीलिंग ऐसा, दिस इज अ नॉन स्टार्टर, इट्स अ नॉन इवेंट। 2 दिन के लिए शायद अखबारों में इसका जिक्र होगा,
तीसरे दिन में सब भूल जाएंगे क्या हुआ था वहां पर, फिर एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी शुरू हो जाएगी और फिर लेबनान और इजराइल की जो मीटिंग वाशिंगटन में हो रही 2 है, हफ्ते की बिहान वो बातचीत थी, होगा। ये हो सकता है 2 हफ्ते और बढ़ जाए, फिर एक तारीख तय हो जाए बातचीत के लिए। नहीं, कल शाम तक इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 80% पॉइंट्स ऑलरेडी Absolutely. एग्रीड अपॉन, ओमान के अंदर ऑलरेडी एग्रीड अपॉन हो चुके हैं। अब सिर्फ 4 शर्तें उनकी हैं, 4 शर्तें इनकी। दोनों ने 4-4 शर्तें रखी हुई हैं, ठीक है। जो ईरान की शराइत है वो ये है कि कंक्लूसिव एंड टू दिस ब्रूटल वॉर, नंबर 1, विड्रॉल ऑफ द ट्रूप्स, लिफ्टिंग ऑफ द सैंक्शंस, ठीक है, और ये लिफ्टिंग ऑफ द सैंक्शंस है, और दोबारा एश्योरेंस के दोबारा अटैक जो है ईरान के ऊपर ये नहीं होगा कोई थर्ड पार्टी की गारंटी के साथ या पाकिस्तान या चाइना की गारंटी। अमेरिका की 4 डिमांड है कि ओपन द हॉर्मज व्हिच इज पार्शियली ऑलरेडी ओपन, कि हॉर्मज ओपन कर, ये एडिशनल डिमांड्स की बात कर रहा हूँ। जो पहले उन जंग से पहले की चीजें थी वो 80% पहले एग्रीड अपॉन थी, उसके सारे जो प्रोस एंड कॉन्स थे ऑलरेडी उन्होंने निटी गिटीज जाके वो सॉल्व कर लिए थे। नंबर 3 ये है कि आप जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल ये आप नहीं बनाएंगे किसी भी सूरत, ठीक है। जबकि ईरान ने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर फड्डा चलना है और ये उसके ऊपर रिजॉल्व होना है कि ईरान ने कहा कि हमें मीडियम रेंज रहने दें, हम जो है मीडियम रेंज बनाएंगे और वो हमारी रेड लाइन है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर अमेरिका ने ये कहा है कि उसके बाद ये जो है ये टॉल पीस के ऊपर नहीं लेंगे, हॉर्मज के ऊपर। ये उनकी अभी जो एडिशनल नई डिमांड्स आई है कि प्रॉक्सीज खत्म कर दें, नहीं ठीक है, ठीक है। पूर्णिमा जी, जो बात मेजर नदीम कह रहे हैं, आप सहमत है? क्योंकि दीपक वोरा सर ने तो कहा कि भाई ये डेड एंड हो सकता है फिलहाल के लिए, और जाहिर सी बात है इतना जो भीषण संघर्ष चला इसमें एक दिन में कोई नतीजा बहुत सॉलिड निकल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, ये उम्मीद करना थोड़ी सी बेमानी भी है। लेकिन जितना नदीम कह रहे हैं उतना आसान भी दिख रहा है क्या? ये आसान नहीं होगा। उन्होंने आरागची का बयान ऑलरेडी आ चुका है कि देयर इज मैसिव डिस्ट्रस्ट बिटवीन दिस 2 पार्टीज। अभी ये बातचीत होगा ही नहीं। बातचीत की टर्म भी ईरान सेट कर रहे हैं ना, शर्त भी ईरान सेट कर रहे हैं। और जो 10 पॉइंट की बात हो रही है उसमें स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा था जब उन्होंने सीज फायर का घोषणा किया था? वर्केबल बोला था ना। तो वर्केबल का क्या मतलब? उसके बाद मुकर गए, फिर बोल रहे थे कि लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, फिर पाकिस्तान को गालियां देने लग गए, फिर पाकिस्तान की लीडर बोल रहे थे कि हाँ नहीं Lebanon is part of it. So all this confusion, प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए क्या था? उनको फेस सेविंग एक एग्जिट चाहिए था और पाकिस्तान फिट दिस नैरेटिव परफेक्टली। और पाकिस्तान ने वहां पे, देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन है आज जो पाकिस्तान कर रहे वो वेदर इट्स अ मीडिएटर हो या मैसेंजर हो, रियली डजंट मैटर। लेकिन 2 पार्टी को तो एक साथ लेकर आए ना, दैट्स गुड। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ आने नहीं वाला है, बिकॉज अमेरिका में यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की फेस सेविंग्स कहाँ पे हुई है? और जो डिमांड ईरान ने रखी है वो अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए जेडी वांस को भेजा गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद नहीं गए कि वो जाते तो उसका और भी बेइज्जती होती। तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आएगा सिर्फ इतना ही है कि देखिए अगर हम लोग बात तभी करेंगे लेबनान में बॉम्बिंग बंद होगी तो, लेकिन अभी भी होगी 2 दिन। लेकिन उमर भाई, ये तो जो बातचीत चल रही है इसके बीच में खबर ये भी आ गई कि साउदर्न लेबनान में एक बार फिर से बमबारी हो गई है। तो ये इश्यू फंस जाएगा? हालांकि $6 बिलियन शायद राशि है जो फंसी हुई थी ईरान की, जिसे डिफ्रीज करने पर अमेरिका सहमत हो गया है, जो जानकारी आ रही है। लेकिन लेबनान में उधर बम भी गिर रहा है। देखिए मैं इसमें 1-2 टिप्पणी करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये डायलॉग किसी भी तरह से कामयाब हो जाता है और जंग को रुकवाने में या इसको और सीज फायर को लंबा करने में कामयाब हो जाता है, तो सिर्फ पाकिस्तान का ही फायदा नहीं है बल्कि भारत का भी फायदा है, सारे एशिया के देशों का है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी का डिपेंडेंस इस वक्त है मिडिल ईस्ट के ऑयल पर और गैस पर, वो एशियन कंट्रीज का है। उसमें चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। इन सभी देशों का बहुत फायदा होने वाला है। तो हमें इसको एक क्षेत्रीय नुक्ते नजर से भी देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लेबनान के मामले में देखिए ईरान के पास प्रॉक्सीज क्या क्या हैं। एक फिलिस्तीन में एक प्रॉक्सी है, यमन में एक प्रॉक्सी है, लेबनान में एक प्रॉक्सी है, इराक में एक प्रॉक्सी है। और ईरान की जो पूरी वॉर स्ट्रेटजी है उसमें ये प्रॉक्सीज बहुत ही अहम है। तो जब एक सीज फायर डिक्लेयर होगा तो ये चारों प्रॉक्सीज उसमें शामिल होंगी।
और अगर इसमें से किसी एक को भी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद वो सीज़फायर नहीं हो पाएगा। तो ईरान ये चाहेगा कि ये और ट्रंप भी यही चाहते हैं कि ये सारे फ्रंट्स पर वॉर को खत्म किया जाए। और लेबनान जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। उसमें हिजबुल्लाह एक जिस तरह का एक्टर है वो बहुत ही पावरफुल एक्टर है। उसमें ट्रंप ये चाहेंगे कि वहां पर भी सीज़फायर हो जाए। इसमें ठीक है उमर भाई, मारिया इकबाल जुड़ गई हैं बड़ी देर से ही, सही आधा शो खत्म होने के बाद। मारिया जी, ये बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है, क्या आप कहीं चली गई थी, फंस गई थी? पूरे इस्लामाबाद में तो लॉकडाउन है। ये तक कंफ्यूजन है कि मीटिंग कहां कराए नहीं कराए। अब खैर छोड़ दीजिए वो सारी बातें, लेकिन लग क्या रहा है? कुछ बातचीत या डेड एंड, एक नई डेडलाइन बातचीत की? जी, लग क्या रहा है? लग तो बहुत ईद का सामान लग रहा है। ज़ाहिर है फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है वो दुल्हन की तरह सजा है। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, पर खुशी इस बात की भी है कि पाकिस्तान एक लीडिंग रोल में है। पूरी दुनिया के 192 मुल्क हैं, अमेरिका सुपर पावर है, पाकिस्तान जिसको कल तक आप पता नहीं क्या-क्या कहते थे, आज एक पूरे खित्ते में क्या पूरी आलमी दुनिया में जो है वो अपना एक लीडिंग रोल जो है वर्ल्ड वॉर 3 को खत्म कराने के लिए रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से पूरे खित्ते भारत के लोगों को भी मुबारकबाद दूंगी, पूरे खित्ते के साउथ एशिया के लोगों को मुबारकबाद दूंगी कि पाकिस्तान में इसमें लीडिंग रोल अपना प्ले किया। और उसके अलावा ये है कि मुज़ाकरात इंशाल्लाह सुनिए मारिया इकबाल सुनिए, हमारे पीसीआर से जो कमांड देते हैं, रेहान उनका नाम है, और उन्होंने मेरे कान में ईपी में एक कहावत कही है। वो कहावत ये कही है कि आप बोलिए मारिया जी से कि देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है, लेकिन आप देर से तो आई दुरुस्त नहीं आई। अब कर्नल दिनेश नैन दुल्हन की तरह सजी इस्लामाबाद, तो बारात में तो चहल पहल होती है, इस्लामाबाद में लॉकडाउन है। हमने यहाँ पर G20 किया, मुझे तो नहीं लगा किसी को दफ्तर जाने से रोका गया, मार्केट बंद करने पड़े हो। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, अमेरिकी राष्ट्रपति तक आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली बंद कर दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति तो मुंबई में आए थे, तो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, सड़क पर दौड़ रहे थे। हमारे मुल्क में प्रॉक्सी वॉर्स चल रही थी, पता नहीं कौन कौन खेल रहा था, हमें नहीं पता। नहीं ठीक है, मैंने इसीलिए कहा तालिबान से कैसे बचेंगे? नहीं आई मारिया, घर में आग लगी हुई है, विक्टिम वॉर ऑन टेररिज्म बनाया हुआ कितने लेकिन एक चीज मैं बता दूं दिनेश सर, 30 सेकंड, एक चीज मैं राकेश एक चीज बता दूं। अभी पाकिस्तान को आगाह हो जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ईरान की डेलीगेशन ने कहा है हमारे साथ धोखा हुआ तो हम पाकिस्तान को जिम्मेदार मानेंगे। प्लीज मैं रिपीट करता हूं, ईरानी डेलीगेशन ने कहा है अगर हमारे साथ धोखा हुआ इस डील के अंदर तो पाकिस्तान जिम्मेवार होगा। देखिए ये चीज पहले से सेट है। पाकिस्तान सिर्फ एक पोस्टमैन का काम कर रहा है। 100 से 120 बिलियन डॉलर्स, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूं, 100 से 120 बिलियन डॉलर्स हैं जो इनको मिलने जा रहे हैं। ये जो बारात लेके आए ना, ऐसे ही नहीं आए हैं। की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सर थोड़ा सा समय कम है, मारिया जी समय कम है। देर आए दुरुस्त से नहीं आए, आप दुरुस्त से नहीं आई, आपके मुल्क के पत्रकार दुरुस्त से नहीं आए, डॉलर का सपना पहले देखने लगे, एशियन टाइगर की बात पहले करने लगे। आपके आतंकी तो खैर छोड़ दीजिए, वो मुल्क ही दुरुस्त नहीं आ रहा जो स्टेट पॉलिसी के तौर पर टेरर को इस्तेमाल कर ले। मेजर नदीम जी, मैं नहीं कोट करना चाहता था, मैंने तो एक आपका क्लिप देखा था कि आप टीवी शो में पिस्टल लेकर बैठ जाते हैं, तो छोड़ दीजिए, आपके आर्मी के अधिकारी भी नहीं दुरुस्त आ पाते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, वो क्लिप बड़ी देखी गई थी। तो मैं क्या कहूं आपके मुल्क को लेकर। लेकिन ठीक है, एक बात कहते हुए मैं आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान ब्रोकर की भूमिका में था और पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए ही बातचीत होती थी। तेहरान की जो क्राइसिस थी उसके बाद से तय हुआ था, 79 से यही चल रहा है। तो इसमें खुश हो लीजिए, मौका भी है नहीं भी है, आपके हिसाब से मौका, हमारे हिसाब से आप ब्रोकर थे ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नजर रहेगी कि इस्लामाबाद से बातचीत का कोई नतीजा निकलता है या नई डेडलाइन आती है।